अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। दो तीन मामला हैं जिस पर हमने बात करनी है। एक तो सेनेट का मसला है। सेनेट हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सेनेटर बनने के लिए बड़े पैसे देने पड़ते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े ताल्लुकात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो उसी से मुताल्लिक एक खबर ये कि सेनेट इंतखाबात वफाकी काबीना ने सीक्रेट बैलेट खत्म करने की मंजूरी दे दी है। ये बात हम माजी में भी सुनते रहे। खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपोजिशन के दिनों में ये कहते रहे कि ये जो खुफिया तरीके से बैलेटिंग होती है इसका बड़ा नुकसान होता है। अपने कुछ एमपीएस को भी फारिग किया उन्होंने, बड़ी तनकीद भी की थी तमाम जमातों के ऊपर, बशमूल अपने कुछ एमपीएस के। उन्होंने कहा अगर हुकूमत भी जाती है, चीज़ें जाती हैं, हाथ से चली जाएं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जरा ये बताते हैं कि सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए आईनी तरमीम करने का यह फैसला किया गया है। इससे कबल जो है वो अरकान अपना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट खुफिया राय शुमारी के तहत, सीक्रेट बैलेटिंग के तहत जो है वो दे के आ जाते थे। पता नहीं चलता था किसको दिया किसको नहीं दिया। ये भी इल्ज़ाम लगता है कि जो एमपीएज हैं असेंबलीज के अंदर वो भी इस सारे मामले के अंदर अपना हिस्सा रखते हैं। कुछ पार्टी लॉयल्टी शो करते हैं, कुछ लोग नहीं शो करते। बड़ी जोड़ तोड़ का अमल जारी रहता है। अब ओपन वोट के जरिए यह मालूम हो सकेगा कि किस रुकने असेंबली ने किस उम्मीदवार को वोट दिया, अगर ऐसा हो जाता है। इस मकसद के लिए आपको आर्टिकल 226 है आइन का 226 और 59(2) जिसमें तरमीम की जाएगी। तरमीम के बाद ये मुमकिन हो सकेगा। तो ये किस तरह इसको सियासी जमातें लेंगी, किस तरीके से आगे जो है वो इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि छोटी जमातों को इससे नुकसान होगा। तो एक मसला तो हमने इस पर बात करनी है। दूसरा मामला है जी काबीना में बार बार ये बात हो रही है अब पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर भी, कि जी मियां साहब को वापस लाना चाहिए, गलती हो गई है, गलत रिपोर्ट्स दी गई, हमें अंधेरे में रखा गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्यों इस वक्त गवर्नमेंट को ज़रूरी महसूस हो रही हैं? क्या उसका ये बयानिया कि एहतसाब के अमल को मजबूत बनाएंगे नवाज शरीफ साहब के जेल में जाने के बाद ही पूरा होता है? इस वजह से वो ये समझते हैं कि ये अब वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स अगर ना करते, हमें जो तबीयत बताई गई थी हम वो समझ रहे थे, लेकिन अब लग नहीं रहा कि जो हालात बताए गए थे वो हालात हैं। इस मामले पर भी बात करेंगे और कुछ और अहम मामलात पर भी, और कराची की सूरत हाल भी हम देख रहे हैं कि क्या हो गई है। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अली साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और राना तनवीर हुसैन साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे। मैं ज़रा राना साहब आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो सेनेट का मामला है सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म करने का, व्हाट इज़ योर टेक ऑन? क्या है राना साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझे देखिए बताऊं, राना साहब आपकी ऑडियो का कुछ इशू हो रहा है। मैं जरा कोशिश करते हैं कि आपको रिकनेक्ट करूं ताकि उसके बाद आपकी इस पर आए। जी आपको आवाज आ रही है? जी जी, इट्स मच बेटर, गो अहेड। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि ये एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा सीक्रेट बैलेट का, हम उसको उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये उसकी स्पिरिट खत्म कर देती है। और आपने देखा कि पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अमेंडमेंट्स भी हुई हैं जिससे पार्टी सरबराह को इतने ज्यादा अख्तियारात हैं कि वो किसी को भी वो पॉलिसी से कोई थोड़ा सा बंदा अपने ज़मीर की बात करना चाहे तो नहीं कर सकता। उसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस भेज दिया जाता है, भेज सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्या स्पिरिट है कि जी शो ऑफ हैंड, ये तो उस स्पिरिट के खिलाफ है जो हम समझते हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक हमारा सिलसिला है दुनिया जहान में। ये तो फिर यही है कि एक पार्टी जिसके बंदे हैं वो गिन लिया करें, हाउस में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, उनके इतने हैं, उनके हो गया, बस खत्म हो गई बात। सीक्रेट बैलेट लाजमी होना चाहिए। और ये जो प्रोसीजर, ये तरीक़ेकार है, ये बड़े ओवर सेंचुरीज के बाद डेवलप हुए हुए। तो मुझे इन स्टेट ऑफ माइंड जो है, इनका माइंड सेट है, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही। बहुत सारे इश्यूज हैं ऐसे, पता नहीं होते आप बात करेंगे ड्यूअल सिटीजनशिप पे, ये क्या चाहते क्या हैं, किस तरह पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो तरीका सीक्रेट बैलेट का होना चाहिए और लोगों को अपनी जो ज़मीर के मुताबिक कोई काम करना चाहिए, पार्टी के साथ भी रहना चाहिए, डिसिप्लिन है उसका फैसला मानना चाहिए।
लेकिन मगर इस यहाँ तरह पर नहीं है कि यहाँ पर ये भी तो होता रहे ना राणा साहब के जमीर का के मुताबिक फैसला ये होता है कि जी आपको पता है सेनेट में तो पैसा चलता है, सेनेट में आप अपना जमीर फिर ये कहलाता है कि ठीक है जी जो बंदा हमें फेवर करेगा हमें सूट करेगा हम उसको दे देंगे, बजाय इसके कि सिर्फ पार्टी की हद तक ही या आदमी की हद तक ही आप फिक्स रहें। और फिर जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो तो आपको पता है एक दफा वोट देने के बाद वो फिर आगे उनकी सपोर्ट किसी और को भी जा सकती है। ऐसा देखने में यही आता है कि लोग अपनी मर्जी शो ऑफ हैंड के खिलाफ इसलिए ही हैं कि उनका ये मामला चलता रहे कि अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट दे दें, क्योंकि उधर पार्लिमानी पार्टी के अंदर कह के आते हैं कि जी अपने बंदे को ही वोट देंगे, उधर जाके जो है वो वोट कहां किसका कैसे निकलता है ये एक अलग ही दास्तान है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये जो खराबियां हैं इस वक्त वो तो हैं। हमारे जो सिस्टम है जिस तरह इलेक्शन होते हैं उसमें पैसा बहुत चलता है। जनरल इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोग कहते हैं जी करोड़ों लगा के आते हैं लोग, और करोड़ों तो जब फिर वो आते हैं फिर करोड़ों कमाते हैं। एक ये नैरेटिव ये भी एक चलता है और एक कंसेप्ट है, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया जाए। उसके और बहुत सारे तरीकेकार है जिससे आप बेहतर कर सकते कि पैसा ना चले और उसको रोका जा सकता है। लेकिन आप जो मर्जी कर लें, शो हैंड की बात भी कर लें, आप अगर उधर बलोचिस्तान की आप बात कर लें, उधर तो लिखी पड़ी बात है कि जी इतने बंदे जो हैं थोड़े चाहिए ना, वहाँ पे पैसा चलता है। पंजाब में नहीं पैसा चल सकता क्योंकि पंजाब में तो आपको बहुत ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। आप किस किस को पैसे देंगे? आपको 35 या 40 या 45 वोट अगर चाहिए, 50 वोट चाहिए तो आप पैसे नहीं दे सकते। और मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे पैसा कोई इतना सर मगर ये पंजाब के अलावा सिंध में भी चलता है, केपी में भी चलता है, बलोचिस्तान में भी चलता है। कोई और कर लेना, लेकिन उस स्पिरिट जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो इसलिए आपके नजदीक डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। चौधरी मंजूर साहब आपकी राय? अच्छा देखिए, इसमें दो जो इलेक्शंस होते हैं ना वो बड़े टेक्निकल होते हैं। एक जब सेनेट का इलेक्शन होता है और एक पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन होता है। इसमें आपने उसके ऊपर पॉइंट्स भी आ जाते हैं। मसलन एक वोट का एक है, लेकिन उसके ऊपर अगर एक वोट आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे दे दिया, फोर्थ प्रायोरिटी पे दे दिया, तो आपको प्रायोरिटी लिखनी पड़ती है। और उस प्रायोरिटी के ऊपर बाज़ औक़ात एक वोट्स या 1.25 वोट्स भी होते हैं। वो जो 25 है, अगर मेरे नंबर पूरे हो गए और आपको चाहिए तो वो 2 पॉइंट जो है 0.25 वो ट्रांसफर हो जाता है, अगले बंदे को हो जाता है। ये पाकिस्तान बार काउंसिल का जब इलेक्शन होता है, जिसमें प्रोविंशियल बार काउंसिल्स वोट डालती हैं, वो भी ऐसे ही डालती हैं। तो मसलन मैं बाज़ औक़ात इस इलेक्शन में मैंने एक जगह पे देखा कि उन्होंने कहा जी कि आप सारी फर्स्ट प्रायोरिटी फलां बंदे को डाल दें, सेकंड प्रायोरिटी फलां को, थर्ड फलां को और फोर्थ को। वो जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले के वोट पूरे होते गए वो आगे दूसरे को ट्रांसफर होते गए, फिर दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। तो इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि जब वो टेक्निकली होंगे, मसलन एक बंदे को आप 6 वोट दे रहे हैं, उसको 5.5 से उसका नंबर पूरा होता है। सारी असेंबलियों में इक्वल वोट्स नहीं है, आप इतने वोट सेव करेंगे, वहां पे क्या करेंगे आप? एक तो ये है। दूसरा, इनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इन्हें खुद नजर आ रहा है कि इनके अपना उधर हशर क्या होगा जब ये सेनेट का इलेक्शन आएगा, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और बाकी जगह के अंदर। ये इनको नजर आ रहा है कि क्या होगा, इनके अपने एमपीएस ने माजी में क्या किया था और अब क्या करेंगे। सो इसलिए ये नहीं, इनको क्या नजर आ रहा है? शो ऑफ हैंड्स में आपको लगता है ये इसलिए करना चाहते हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग में इनके एमपीएस दोबारा किसी और को वोट ना दे दें? बिल्कुल। ओके, पॉइंट टेकन। आपका नुक्ता ये है कि इनको अपना खौफ है, राणा साहब का ख्याल ये है कि डेमोक्रेटिक राइट कॉम्प्रोमाइज होता है। राणा क्विकली ऐड जी चौथा टेक्निकल है, कह रहा हूं टेक्निकल भी है, ये टेक्निकल भी है। का कोई सोल्यूशन है किसी के पास? मतलब बाज़ जगह पे 6.5 वोट से होता है, काट रहा हूं बीच में, मैंने ये काम कभी किया नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पॉइंट्स होते हैं जो ट्रांसफर होते रहते हैं। जिसको 14वीं आप देते हैं ना पोजीशन, उसको भी वो ट्रांसफर हो सकता है कोई पॉइंट। तो उसमें तो नामुमकिन शो ऑफ हैंड में क्या करेगा जी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये है, वहाँ आवाज लगा सकती है। तो मुझे नहीं समझ आ रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं शो ऑफ हैंड में वो कैसे ये पूरी सीरीज बताएंगे कि जो वोट ट्रांसफरेबल है, जो प्रायोरिटी बताएंगे, एक लंबा कटा खुल जाएगा। कैसे बताएंगे ये मैंने देना है इसको? या बिल्कुल, वो भी और अब स्पिरिट भी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेटिक को रोकने के लिए आप उसके लिए कोई लाज आपके पास नहीं निकाल सकते, तो आप वो उसकी स्पिरिट ही खत्म करते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं है।
ठीक है सर, उसमें हमने पहले बात कर ली है कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट का यूज भी तो देखे ना किस तरीके से होता है, यहाँ पर पैसे दे दिला के। यूज तो फिर जनरल इलेक्शन में भी पैसे रोके ना, फिर तो गांव में जाएं, हम हाथ खड़े करवा सर रहे हैं जनरल उधर। इलेक्शन गाँव में वालों तो मेरे साथ हो या शायद जो ये भी आपके उनके लिए, साथ हो। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जनरल इलेक्शन में पैसा नहीं चलता या नहीं चलना चाहिए, लेकिन जनरल इलेक्शन में रोकना शायद आपके लिए फिर भी उस तरह मुमकिन ना हो कि जनरल इलेक्शन कराना एक पूरा फिर वही टास्क बात होता आ गई है। ना, लेकिन फिर इसका सेनेट तो आप मतलब है कंट्रोल बस- कर सकते हैं ना सर, उसके बाद तो आपके नुमाइंदों ने वोट देना है ना, बजाय इसके कि आवाम के वोट के ऊपर हम पहले ज्यादा बात करिए। आपकी बात ठीक है कि पैसा हर जगह रुकना चाहिए। वो जी आपने वफाकी काबीना ने जो कहा है कि सीक्रेट बैलेटिंग खत्म करने की मंजूरी दी है, इत्तलात आ रही हैं, उस पर हम बात करें। वो कहते हैं जी ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अगेंस्ट है, राणा साहब कहते हैं, और चौधरी साहब कहते हैं कि जी ये असल में डरे हुए हैं कि इनके बंदे अब आगे किसी और को वोट पा जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि चलो ये काम साहब बहुत शुक्रिया। पीटीआई जब से आई है हम ये दावा कर गए हैं कि हम सारे सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, कोई करप्ट है उनकी छांटी करेंगे, इलेक्शन प्रोसेस में जो गलतियां उनकी छांटी करेंगे, और इंशाअल्लाह जो इलेक्टोरल प्रोसेस जो ये ठीक नहीं कर सके वो ठीक करके और ऐसा इलेक्शन करा के दिखाएंगे कि जो ये लोग नहीं कभी करा सकते। हंसना शुरू हो गया, हंसना शुरू हो गया। ये वो हैं आज हंस रहे हैं, कल सेनेट के इलेक्शन में यही रो रहे थे कि हमने वो वोट पता नहीं हमारे किधर चले गए। आज अगर हमने, हमारी इखलाकी स्टैंडिंग इतनी है कि हमें शक पड़ा अपने एमपीएस के, हमने केपी के 20 एमपीए फारिग कर दिए। ये अभी भी जो आखिरी सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें ये एक दूसरे की तरफ देखते रहे। पीपल्स पार्टी कहती है नून ने 2 नंबरी की, नून कहती है पीपल्स पार्टी ने 2 नंबरी की, कभी जिनका दिल करता है कभी आगे पीछे इशारे कर देते हैं, कभी हमारी तरफ, कभी जहाँ इनका दिल करता है। इनका कोई ज़ाहिर है नड़ी डटा तो है नहीं, जितना मर्जी ये बोलते रहे, रात को कुछ और बोलते हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं। तो हम ये चीजें खत्म करना चाह रहे हैं, भले हमारा कोई वोटर है या हमारा नहीं है। तो ये तो पता नहीं, ये नहीं, बड़ी हैरानगी वाली बात है। सिस्टम को ठीक करने में भी इनको एतराज है, जो बर्बादियां इन्होंने की हम ठीक करते हैं इनको एतराज है। बट वो कहता है दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक स्पिरिट क्या है? जिसने वोट नून लीग को दिया वो नून लीग को वोट दे, आके ओपनली दे। क्या मसला है? जब आप ट्रांसफरेबल वोट्स का क्या होगा जो आगे देने, प्रायोरिटीज लिख के देगा सारी। देखें वो जो भी उन्होंने अगर आपको देने तो क्या करेगा? ये बता दें, क्या ये जो आप ये कहते हैं कि नीचे भी बिकते हैं तो ऊपर भी बिकने दें, क्या एमपीएस एमएनए को बिकना चाहिए जो अवाम के एक रिप्रेजेंट करने के लिए, अवाम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आता है? वैसे तो बदकिस्मती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की, वो अवाम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करते करते वो अवामी वोट को अपनी करप्शन बचाने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे, इखलाकी स्टैंडर्ड ही खत्म हो गया हमारे मुल्क में। तो हम इंशाल्लाह उसको बहाल करना चाहते हैं, और जो जिस पार्टी से इलेक्ट होके आएगा, आप फिक्र ना करें, जो अगला सेनेट का इलेक्शन है वो हमारे वैसी एडवांटेज में है। इनको पता होना चाहिए कि आज ये जो एफएटीएफ पे हमें ये कर रहे हैं कि हम इनको एनआरओ दें तब ये एफएटीएफ साइन करेंगे सेनेट में, ये इनकी भी बातें खत्म हो जाएगी। लेकिन बहरहाल हम इखलाकी, आला इखलाकी स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें कोई सियासी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक, चौधरी साहब वो कहते हैं आला अखलाकी सियासी स्टैंडर्ड हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों को खतरा ये है क्योंकि आपका वोट चाहे वो किसी की सेनेट के अंदर सिलेक्शन हो, किसी का इलेक्शन हो, किसी का की सपोर्ट हो, तो उसमें आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ क्या हो गया, इसलिए आप ऐसा करना चाहते हैं। कंट्रोल ही नहीं है आप लोगों के पास। नहीं, आला अखलाकी मयार ये था कि ये सेनेट के इलेक्शन के बाद जो जहाँ लोग खड़े हुए थे और सीक्रेट बैलेट के अंदर जो डिफरेंस आया था, तो जिसको मिले थे वो कहता जी नहीं मैं नहीं रहता, मैं मेरे पास इतने वोट नहीं है तो मैं लड़ता ही नहीं। ये जिसको ये अल्लाह अखलाकी मयार कि आप अपने लिए लेने हो तो फिर दुरुस्त है, कोई दूसरा वो बात करे तो गलत है। दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने कोई रिफॉर्म्स करने आए हैं ना, तो पहले फैसला होने दे, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कौन सी आप रिफॉर्म्स करने आए हैं, कहाँ की रिफॉर्म्स है? रोज आज फिर सोना तेल की कीमत में इजाफा कर रहे हैं आप, इन चीजों पे उलझाकर। और पता नहीं एक एनआरओ, इन्होंने किस चीज का नाम एनआरओ रखा है, पता नहीं किसको ये एनआरओ कहते हैं, जो कहते हैं नहीं देंगे एनआरओ। भाई आपसे मांग कौन रहा है? दूसरी बात ये है कि एनआरओ तो आपने दिए हुए, एनआरओ आपने अलीमा खान को दिया, एनआरओ आपने जो वो स्कीम लेकर आए थे एमनेस्टी स्कीम, वो एनआरओ नहीं था, उसमें तो इमरान खान कहते थे ये डकैती है, मैं तहकीकात कराऊंगा। अब 2 बार वो एमनेस्टी स्कीम दे दी, फिर आपने कंस्ट्रक्शन वालों को दे दिया, फिर आपने जहांगीर खातरीन लेकिन मैं अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले जरा मैं ये समझना चाहता हूँ, चौधरी साहब आप खुद कह रहे हैं कि सेनेट में जो चीज इनको सूट करती है ये वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट एट द सेम टाइम वो यही भी चाह रहे हैं ना कि अगर शो ऑफ हैंड्स हो तो जो हमें सूट करती है, किसी को सूट करती है, वो खत्म हो जाए, बल्कि सामने हो जो कुछ भी हो। नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं जाती तौर पर, लेकिन टेक्निकली ये कैसे पॉसिबल होगा
ये इस पे कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। टेक्निकली चलें, फिर इस पर अभी टेक्निकल डिबेट नहीं करते, लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर हो जाए तो इस पर आपको कोई एतराज नहीं? अब मुझे कोई एतराज नहीं है, फिर भी बातों में एतराज है। कोई अच्छा काम करना चाहता है, पॉलिटिकल आपसे नहीं हुआ तो आप चलें, कोई बात नहीं। अब ये जो कह रहे हैं कि एनआरओ, वो क्या था 34 पॉइंट जो आप कहते थे कि 5 साल पुराना केस ना हो, 1 अरब से नीचे करप्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दें। अभी आप कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब की परव्यू से निकाल दें ताकि हम जाएं और मैजिस्ट्रेट के पास, यानी जो 20,000 की चोरी करे उस पे एफआईआर हो और थाने वाला ले जाए। जिसकी 20 अरब की चोरी है उसको थाना ना पकड़े, उसको नैब ना पकड़े, वो फिरता रहे और जमानतें उसको पहले जज उसका फैसला करे फिर अरेस्ट हो। ये इसके पीछे क्या है? FATF, जिसमें इन्होंने खुद फंसाया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में। आज ये चाहते हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हो, यहाँ महंगाई हो, इकोनॉमी बैठ जाए, और पीछे हासिल क्या हो? 34 पॉइंट्स इनके, जिसमें जरदारी साहब और मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इनका खानदान सारा नैब के केसेस से बाहर आ जाए और पाकिस्तान FATF में फंसे ना फंसे इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये पब्लिक नुमाइंदे होते हैं। अवामी नुमाइंदा अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता। ठीक है, मैं जरा फैक्ट पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या बात की आपको भी सुनाता हूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। रान साहब, जॉइंट सेशन से पहले सारी कौम को पता हो कि ये क्या करने जा रहे हैं। अगर जॉइंट सेशन में इन्होंने हमें डिफीट किया, जो इस मुल्क से फिर फैटफ की ब्लैक लिस्ट से होगा, ये सब जिम्मेदार होंगे। कौम को पता होना चाहिए कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क को किधर धकेल रहे हैं। ये जमहूरियत के नाम पे असेंबली को इस्तेमाल करते हैं, जिधर असेंबली में जाते हैं ब्लैकमेल शुरू हो जाती है। नैब के अंदर फंसे हुए हैं, आप जाके नैब में जवाब दें। राना साहब, वजीर आजम पाकिस्तान भी ये बात कह रहे हैं, सिर्फ वजीर नहीं कह रहे हैं, MNA नहीं कह रहे। एक तो सवाल इसके मुझे राना साहब को रिकनेक्ट करें, ऑडियो का बड़ा इशू है राना साहब की, रिकनेक्ट करें कॉल। जी चॉइस साहब, योर टेक ऑन। वो कहते हैं जी ये नैब पे जाके अपने आप को क्लियर कराएं, वजीर आजम कहते हैं मांग रहे हैं ये। हमने तो सारे केसेस नैब में लड़े जाकर और केसेस जीते। ये जो तमाशे हो रहे हैं, ये जो तोशा खाना और पता नहीं क्या क्या, मसला ये है, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में इनको यही कहा था, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर गिरफ्तारी का, तो इनसे मैं ऑफर कर रहा हूँ कि जिस पे इंक्वायरी शुरू हो उसको गिरफ्तार कर लें। ये कबूल करें ना, यहाँ पे लाइव टीवी पे बैठकर कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं इस पे। जिस पे इंक्वायरी है उसको गिरफ्तार कर लें, क्या हर्ज है? एक जैसा तो हो ना सलूक। हमारा इशू ये है। दूसरी FATF, हमने 2 बिल पास करवा दिए, तीसरे पे आकर अगर रोका है तो आप कौन सा इख्तियार देना चाहते हैं? 180 दिन बगैर वारंट के गिरफ्तार उठाकर आप बगैर बेल के आप लोगों को डाल दें। एक चिट बनेगी आदिल अब्बासी साहब के नाम की किसी मनी लॉन्ड्रिंग वाले से कि इन्होंने $100 जो है वो किसी को मनी लॉन्ड्रिंग चेंजर वाले फलां दी है, ठीक है, फलां तंजीम को दे दिया है, आपको उठा लिया जाए और 6 महीने पता ही ना हो। ये एक बात तो ये है। दूसरी एक बात ज़हन में रखें, राना तनवीर साहब सीनियर आदमी हैं, हमने इनको भी कहा था जब ये दहशतगर्दी की अदालतें ला रहे थे कि ना लाएं, उस वक्त इनका ख्याल था इनको कुछ नहीं होगा। फिर मियां नवाज शरीफ का अपना केस उन्हीं दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल हुआ। फिर हम नैब पे इनको कहते रहे कि नैब पे तरामीम कर लें, नहीं माने। आज ये सारे खुद नैब, और ये अगर FATF लाते हैं ना तो इन सारों के केसेस होंगे। इमरान खान और ये सारे तो ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पूरी की पूरी टीमें मौजूद हैं, पूरी की पूरी चीजें मौजूद हैं इनकी। तो ये सारे के सारे को ट्रायल तो होने दें। अगर इनको ये कहते हैं अब्बासी साहब, हम इनको ये कहते हैं कि हमने सारे उन मुल्कों से पूछा है कि आप ये डिमांड कर रहे हैं ड्रैकोनियन लॉ। उन मुल्कों के सफीरों ने कहा है कि नहीं, हमारी तरफ से कतन नहीं है। हमने उनसे कहा कि अगर आप हमें ये कह रहे हैं तो अपने मुल्क में लेकर आए ना। तो ये ग्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। ठीक, लेकिन मुझे किसी को भी 180 दिन बगैर वारंट के या बगैर किसी वजह से कोई भी जुर्म हो, आप कतर में 14 दिन का रिमांड देते हैं, यहाँ पे आप कहते हैं मैंने 6 महीने इसको उठाने। ठीक, राना साहब के पास जाना है। ओके सर, पहली बात कि ये करना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाएं जिसमें पुलिस पकड़ ना सके। मेरा सवाल है, आप मेरे पे अगर 1 लाख रुपए चोरी या 10,000 की चोरी का FIR कराएं तो क्या मुझे पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी? क्या मुझे जमानत नहीं करानी पड़ेगी? ये जो ये क्या कह रहे हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े जाएं, आप पहले आपको प्रोसिक्यूशन जाए, वो आपके खिलाफ फैसला कराए, तब तक आपको अरेस्ट ना करे। तो वो 90 दिन का जो अरेस्ट का जो नैब का परव्यू पहले से है उसके अंदर है कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है
तो वैसे ही केस है मनी जिस तरह कोई लॉन्ड्रिंग पे चोरी का नहीं है। केस है। अगर आप चोरी के केसेस सारे निकालते हैं, अब निकाल दें ना, ये छोटे चोरों को भी निकाल दें। अगर कोई छोटा चोरी करता है ओके। उसको भी ना पुलिस पकड़ के ले जाए। ठीक है। आज आप चला FIR हो, पुलिस अरेस्ट करने आती है कि नहीं आती? इनका मतलब है कि वो आम लोग पकड़े जाए और बड़े लोग इनकी तरह बाहर करते रहे। पॉइंट कुछ और है, मैं जरा जी राणा साहब आप भी ऐड कर ले, फिर सवाल करता हूँ। तंजीमों को सपोर्ट नहीं करेंगे। चौधरी साहब, बांग्लादेश श्रीलंका चेक कर लें, उधर है। FATF ने वहां भी कहा है बांग्लादेश श्रीलंका दोनों में कॉग्निजेबल ऑफेंस चाहिए। राणा साहब अब बता कि ये सारी इनकी एक ही बात है, इतने ये नलायक, इतने ये फजूल और इतने ये नॉन परफॉर्मर हैं कि स्वाय चोर 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 चोर। अब ये सेनेट की सीक्रेट बैलेट या शो हैंड पे हमारी चोरी किधर से आ गई भाई? ये क्या बात कर रहे हैं? इसको एक ही काम इनको आता है, पर खुद ये सबसे बड़े चोर हैं, आदि कबीना से भी ज्यादा। 35-35 साल से तो हमारे साथ ये रहे हैं इनके आधे लोग, और इनका सारा मैं चाहता हूँ कि ऑनेस्टली एक लागे बाप दादा परदादा से सबका चटा निकाले। अगर खुदा के लिए आपने सियासत को साफ करना है तो पता चल जाएगा कि ये हमारे PTI वाले या जो सदाकत अब्बासी साहब क्या है, मैं क्या हूँ, शोई साहब क्या है, पता चल जाएगा ना कि क्या क्या किधर किधर से ये लोग आए हैं, कैसे से कैसे ये असेंबली में बैठ गए आके। ये सारे चोर हैं, चोरों के बाप हैं ये, और इनके ये पता चलेगा इनको चोरों जब हुकूमत हटेंगे। याद ही कैबिनेट इन्होंने याद पाकिस्तान खा लिया है। ये मुझे बताएं खुसरू बख्तियार क्या है, मुझे बताएं ये रज़ाक दाऊद क्या है, जिसको इन्होंने 40 अरब हम तो दे रहे थे उस डैम का ठेका 280 में, तो इन्होंने 320 में उसको दिया। ये बातें जुल्फी बुखारी क्या है? आप इनकी प्राइम मिनिस्टर की बहन की कितनी प्रॉपर्टीज निकली है सिलाई मशीन से? ये बातें ना करें, चोर चोर चोर। फिर का हमें लगाते हैं कि जी नैब 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 नैब। हम कहते हैं कि आपने वो काम कर रहे हैं जिनका आपका एंगल है कि किसी बंदे को भी पकड़ के, और पकड़ना किसी को क्या है, पॉलिटिशियन को पकड़ के 180 दिन के लिए जिधर मर्जी ले जाए। ये क्या कर रहे हैं? इनको आगे पीछे ना इनकी जमहूरियत में बिलीफ है, ना इनको डेमोक्रेसी का पता है, ना ये डेमोक्रेटिक नाम है इनके। कभी ट्रेजरी बेंचेस ने भी इस तरह किया है जिस तरह ये हालत कर रहे हैं, वहां खड़े हुए गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये पहली तारीख में है पार्लिमानी सिस्टम में, दुनिया की तारीख में, कि एक जो ट्रेजरी बेंचेस है उठ के काटने शुरू कर देते हैं। और चोर 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 चोर, कौन चोर नहीं है? सामने तो आए हमारे। अभी वो मुराद से बड़ी बातें करते हैं, 118 अरब का ठेका जिसने दे दिया पोस्टल सर्विस का एक सिंगल आदमी को बगैर किसी पेपरा रूल के। ये आपको नहीं पता स्कैंडल का? ओके ये जनाब, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं चले सदाकत अब्बासी साहब से इसके रिस्पॉन्स ले। अच्छा, जी 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 एक मिनट राणा साहब जी कंप्लीट कर ले। राणा साहब मेरी बात सुन ले। हाँ बताएं। इनको चाहिए कि एकेडमिकली डिस्कशन करें, ये मेरिट पे बात करें। ये एक बात इनको आती है, इनको आता ही कख नहीं है कि स्वाय चोर के नैब के एनआरओ यार। अगर आप कहते हैं नवाज शरीफ चला गया है तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए अगर वो गलत गया है। इन्होंने भेजा ना गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट? कहते हैं धोखा हो गया हमारे साथ, गलत रिपोर्ट्स पेश कर दी। ग्राउंड पे ये रिजाइन करे ना, क्यों नहीं करते ये कि वो यार हमें तो धोखा हो गया है। तो वो कहते हैं रिपोर्ट ही गलत पेश कर दी, हमारे साथ धोखा हो गया। तो इनके बदले में किए ना पेश है कि ठीक है, मैं जरा प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर बात की थी, वो सुनवाता फिर इसका जवाब मैं सिर्फ एक जुमला बोल दूं। ये कह रहे हैं हमारे ये चोर हैं, हम बड़े अजीब चोर हैं, हम चोरी के कानून को सख्त करना चाहते हैं और ये हमारी चोरी पकड़ना चाहते हैं, लेकिन कानून जो है चोरी का ये खत्म करना चाहते हैं। और अगर हम चोर हैं तो कल पकड़े जाएंगे। आप कानून को नरम क्यों करते हैं? जो भी चोरी करे उसके लिए कानून रहने दें, हम आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। लेकिन आप जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ तो बात करते हैं, आप रज़ाक दाऊद साहब के खिलाफ बात क्यों नहीं करते? तो फिर मैं बताऊंगा आपको ये एक्शन ले लिया इन्होंने। आप आधा आपको समझना पड़ेगा आधा इंसाफ क्यों करते कौन हैं? करप्ट है कौन नहीं है, ये आप और मैं और राणा साहब फैसला नहीं कर सकते। IPPs में बेनिफिशियरी इसका फैसला करने के लिए चीनी में स्कैंडल में बेनिफिशियरी कौन? 10 साल पहले एक नैब का कानून बनाया था और नैब के चेयरमैन को इख्तियार दिया था, उसने किसको गिरफ्तार करना? IPPs में और चीनी स्कैंडल में आपकी कैबिनेट में मौजूद कुछ लोगों का नाम है कि नहीं? बिल्कुल है। हमने किसने नाम दिए? गालिब हमने नाम दिए ना। अगर उन पे एक्शन भी ले लेना। देखें एक बात सुने, इससे पहले तारीख में किसी को चीनी पे कमीशन बनाने की जरूरत क्यों नहीं हुई? इसलिए कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब खुद चीनी की हम आपको चीनी और IPPs के स्कैंडल पर खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है ना प्रोसेस है ना,
आप ठीक, आपकी तवक्कुआत प्रोसेस है। क्या मैं है? ये कहता हूँ कि इन्होंने क्यों नहीं ये रिपोर्ट की, इसी के मियां साहब की अपनी मिलने थी, जरदारी साहब की अपनी मिलने थी, ये सारा कार्टेल इन्होंने बनाया तो हुआ जो था। कैबिनेट में अभी भी लोग हैं उनकी भी अपनी आज मिलेगा आपके भाई। सामने रिपोर्ट आ गई, कल कार्रवाई भी होगी, लोग ओके। अंदर भी होंगे। इंतजार फरमाइए जी। आईपीपी को कहे ना, करें जरा आईपीपी के साथ। इसने कहा था, लेकिन अब IPP इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है ना, दी थी। मुल्क की कोई राणा तनवीर साहब, अब्बासी साहब, मुझे ये बताएं, बाकियों के लिए ये कमीशन बन रहे हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, वो अभी तक जेल में पड़े हैं, ओमनी ग्रुप वाले, इनकी रिपोर्टें कभी आ रही हैं, कभी कमीशन बन रहा है। चीनी के 110 पे उसका गिला नून को करे ना, वो तो मियां साहब ने, चौधरी निसार साहब ने केसेस बनाए। चौधरी साहब हमें क्यों कहते हैं? वो नून वालों को गिला करें, उनके दौर के बनाए हुए केसेस हैं, हमने तो खाली उनको चलने दिया है। 24 रुपए मन करने पे इनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, नहीं, एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा, एक सेकंड। चौधरी साहब आपने पूरी बात, चौधरी साहब आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने इनसे कहा कि आपको चीनी और IPP स्कैंडल्स पर काम करने, तहकीकात करने और नतीजा निकालने पे खराज तहसीन, मगर उन लोगों को जो जिम्मेदार, सर सुन तो लेना चौधरी साहब, जो लोग, हुजूर वाला गुजारिश तो सुन लें, मैंने ये बात नहीं कि डिस्टॉर्ट ना करें ना, चीनी के कारखानों के मालिक चौधरी साहब डिस्टॉर्ट ना करें। मैंने कहा है, लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया उनके खिलाफ एक्शन करें, तब हम मानेंगे। ये पूरी बात। 50% इस वक्त जो है ना, वो हुकूमत में बैठे हैं। चौधरी साहब अगर मेरा जुमला भी सुन लें, सब, अगर इससे पहले तो ना कमीशन बनते थे, ना एक्शन होते थे, ना लोग पकड़े जाते थे, सिर्फ गिरफ्तारियां होती थी। तो बात तो वही है ना सर, आधा ये करते थे, तो आधा हमको कम अज कम सच बता तो दिया ना। बाकी इदारों का काम है, FBI अपना काम करे, कंपटीशन कमीशन अपना काम अभी भी करे, ये बात कह रहा एंटी हूं। करप्शन अपना काम करे। मैं अभी भी आप जो ये बात कर रहे हैं ओमनी ग्रुप की, वो तो मोहतरम चौधरी निसार साहब ने केसेस बनाए थे, जितने ये जाली अकाउंट्स हैं और जितने ये फेक अकाउंट्स हैं। पहले अच्छा हुआ आपके दौर में नहीं बने, वरना वो भी निकल जाते। आप नहीं, ये फॉरेन फंडिंग का क्यों नहीं साथ देते इलेक्शन कमीशन में? तो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है ना, फैसला आने दें। कोई केस नहीं चल रहा है, ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे तो हमने केस चलाना है अदालतों में, जो अदालतें अपना फैसले कर रही है। भाई हम तो नहीं केस चलाते ना जी। राणा साहब, फॉरेन फंडिंग का सिर्फ ये, चलो फॉरेन फंडिंग का साथ दे दें। फॉरेन फंडिंग हमारा भी है, आपका भी है, दोनों का हिसाब आ जाएगा। वो तो हम तो हमारा हुआ तो आप खुश हो जाइएगा, आपका हुआ तो हम, आपने कहना कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई। फॉरेन फंडिंग का सब पार्टियों ने साथ देना है। दे रहे हैं। कोई हमारा इशू नहीं है सर ये फॉरेन फंडिंग तो सारी पार्टियों ने इसका जवाब देना है, ये भी देंगे, आप भी देंगे, वो भी देंगे, सारी पार्टी जिनको फॉरेन फंडिंग। हमारे पे फॉरेन फंडिंग का केस पता क्या है? का मेरा ख्याल है बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सारा किस्सा फॉरेन फंडिंग पे आ गया ना, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन का आप मुआवजा फॉरेन फंडिंग का कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा और आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसे वो भी छोटा अमाउंट नहीं होगा, बड़ा अमाउंट ही होगा। पीपल्स पार्टी पे पता है क्या केस लेकर आए? एक कंपनी है अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड, वो है PPP, वो पॉलीथीन पेपर प्राइवेट लिमिटेड को है, उसका केस उठाकर हमारे ऊपर किया हुआ है इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन लेकर बैठा हुआ है। हद है सर। वो 462 अरब का डॉक्टर आसिम का, 5 अरब का शर्जील मेमन का, जरदारी साहब का, मोहतरमा फरियाल साहिबा का, ओमनी ग्रुप का, ये सारे केसेस हैं। मोहतरम चेयरमैन आपके बिलावल साहब पे भी केस है। मैं अभी मान लूंगा। वो हमने नहीं बनाए, वो चल रहे हैं। 462 अरब किस चीज का है बता ये नून लीग से पूछे, उनके दौर का केस है। नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन पे 462 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। क्या है? 462 अरब रुपए का तो सारा 5 साल का बजट नहीं है भाई, जो आप कर रहे हैं सुने ना, चले आप, मैं कह रहा हूँ 4 अरब का है, वो नैब ने बनाया था मुस्लिम लीग नून के दौर में, उनको तो आप कुछ नहीं कहते। शर्जील मेमन पे 5 अरब का केस था, क्या गलत किया? 452 से हमने डायरेक्ट 4 अरब पे ले आए, केस छोटा कर दिया। मैंने असल में तो वो फिर वो इसी तरफ आपको ले जा रहे थे कि जो रेफरेंस फाइल हुआ है वो बहुत कम। मेरा सवाल ये था आदिल साहब कि ये केस इनके दोस्त नवाज शरीफ साहब के दौर के केस है, उधर आप गिला कोई नहीं करते। जी चौधरी साहब का 1 अरब पे ले आए जी। चौधरी साहब क्या 500 अरब से शुरू है, और वो भी अब उन्होंने क्या किया, कोई केस नहीं बना नैब से। इन्होंने पता क्या किया, उनका उठाकर जो पेपर उन्होंने भरे थे, इलेक्शन में फॉर्म भरे थे, उनके एसेट्स उठाकर उसकी 20-20 गुना कीमत बढ़ाकर दायर कर दिया। ये तो फिर अब्बासी साहब भी इसमें जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, सारे जाएंगे। एक चीज नहीं जो केस सिमटते बहुत नीचे ही आ गया, लेकिन बहरहाल खुर्शीद शाह साहब पे भी केस पुराना है, हमारे दौर का नहीं है। तो ये गिला आप चले, नैब का गिला मुझे कर रहे हैं, मैं नैब का नुमाइंदा नहीं हूँ, कुछ ये राणा तनवीर साहब को भी गिला कर देना।
शीशा साहब पे कोई जरदारी साहब को 11 साल जेल में इन्होंने रखा है। गिले आप नाराज आप मुझसे हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पिछलों ने भी गलत बनाए थे और आप भी गलत बना रहे हैं। नहीं, मैंने तो उसकी बात कर रहा हूं ना। आपके अक्सरियत केसेस तो अपने दौर के हैं। हमारे दौर का एक भी केस नहीं है पीपल्स पार्टी में। चीफ मिनिस्टर है, पहला केस है वो जो क्या पाक लैंड वाला जो नहीं है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं मैं सरेंडर कर दूं और सिंध का चीफ मिनिस्टर रोज नोटिस पे पेश होता है। सारी दुनिया कह रही है कि पहले से ज्यादा करप्शन बढ़ी है। ये सर्वे आपके कॉमन आदमी हर कोई कह रहे हैं कि करप्शन पहले से अच्छा है ना, फिर कानून सख्त होने देना ताकि सारे पकड़े जाए। आगे 180 से ज्यादा तो आप तो कह रहे हैं नैब खत्म कर दें, मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दें, एक अरब से छोटी करप्शन खत्म कर दें, 5 साल के जो केसेस हैं पुरानी करप्शन है वो खत्म कर दें। आप भी कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं सख्त करें कानून। और जिन पे केसेस है सबको गिरफ्तार कर ले तो करें। मैंने नहीं करा ना, नैब ने करा। ओके, मैं जरा ये फोन कॉल पर है राणा साहब, उनकी बात इसलिए सुन लें क्योंकि उनकी आवाज बहुत कम आ रही है, फिर जरा दोबारा डिस्कशन। जी राणा साहब, कर देना चौधरी साहब जरा राणा साहब को ऑफरें बाद में कराइएगा। आजकल आप लोग एक दूसरे को बहुत ऑफरें करवा रहे हैं। एक मिनट ऑफर करें इनको, जिन जिन पे केस है गिरफ्तार कर ले सारे। हाँ, ये बात ठीक है, जिस पे अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और वाकई अगर सिर्फ केस आपने डिसाइड करना है, कानून कहता है कि चेयरमैन के पास इख्तियार है उसने किसको पकड़ना है और किसको नहीं पकड़ना। ये कानून पीपल्स पार्टी ने 5 साल रखा है, बासी साहब एक बात ने 5 साल रखा है। आज आप बैठ के हम तय करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत होती है और चली जाती है। जब हुकूमत चली जाती है ना तो फिर यही चेयरमैन के इख्तियारात जो है वो किसी और के गले पड़ जाते हैं। चेयरमैन के इख्तियारात मुशर्रफ साहब ने दिए थे, पीपल्स पार्टी ने मेंटेन रखे, नून ने मेंटेन रखे, 12 साल 10 साल इन्होंने मेंटेन रखे। आज हमें 2 साल की हुकूमत पे बैठे ही हम सही करने के लिए तैयार हैं। ये बैठे, ये तो कहते हैं खत्म ही कर देना, काला कानून हो गया। चले मैं राज साहब ब्रेक के बाद आपकी बात सुनता हूं क्योंकि ब्रेक के बाद फिर जरा डिटेल से आप बात कर सकें। वेलकम बैक। जी राणा साहब, था कि ये जो नैब का या करप्शन की बात करते हैं, मैं आपको विद ऑल ऑनेस्टी बताता हूँ, फिर वो आ जाता है कि हमारी मीटिंग इन्होंने 1.5 साल पहले शुरू की नैब लाज के मुतल्लिक। इनकी इनिशिएटिव थे, इनका इनिशिएटिव ये था क्योंकि प्रेशर था मालम जब्बा का, BRT का, उस वक्त ये बड़े जबरदस्त प्रेशर आए हुए थे। तो कुछ स्पीकर साहब पे भी कोई शायद कोई बात चल रही थी नैब की, तो इन्होंने बार बार हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जी हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये डिसाइड ना कर सके। इनके पास अख्तियार नहीं था या किसी और के पास अख्तियार था या जहाँ से भी ये नहीं कर सके। दे वर डाइंग कि नैब लाज में कोई चेंजेस आ जाए। अब ये मन गढ़ स्टोरी सुनाते हैं कि अंदर से निकल के आके हाउस में बता देता है, झूठी कहानी, झूठ बोलते हैं कि जी हमने नैब का वहां जिक्र किया है। वहां तो अफेडेविट हमने इनके पास किए हमने कानून। अब भी हमने पहले तो इनको बता दूं कि हम ग्रे में हम लाए थे और फिर उसके बाद हम इसको व्हाइट में लाने के लिए लास्ट ईयर हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी तरीके से व्हाइट में ले आए और उस पर हमने लॉज भी बनाए और बाहर डेलीगेशन भी भेजे। लेकिन अभी ये जो लॉज हैं ये फेवरेट वो ड्राफ्ट किए हुए नहीं है, इन्होंने अपने तौर पे बीच में कुछ चीजें डाल ली। अभी जो 2 हैं इसमें हमने सिर्फ 3 अमेंडमेंट जो थी ना वो कहें कि ये मान लें और अमेंडमेंट ताकि इस पे किसी को कल को ये मिस यूज ना हो। मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि भुट्टो साहब ने किया कि बाद का वकील फॉरन वकील नहीं कर सकते आपको याद हो, जब वो उन पे केस बना तो उन्होंने कोशिश की बाहर से मैं कर लूं, तो उन्होंने कहा जी तू ला तो इजाजत भी नहीं देता पाकिस्तान का, आपने बनाया था। हमने ये बनाया एंटी टेररिस्ट जो हमने किया ये 97 में के दौर में, तो वो जब हाईजैकिंग का पहला केस जो बना वो हाईजैकिंग का था, वो जहाज का मुशर्रफ वाला मियां साहब थे। तो ये अपने ये कानून कुदरत है, ये मत सोचे ये कानून इन पे नहीं लागू होगा इनके एक बंदे पे होगा। बट वो परवाह नहीं कर रहे ना सर इसकी, वो कहते हैं हम पे होता है 100 दफा हो। ये उस वक्त नहीं पता, मेरी आदत उस वक्त नहीं पता चलता जब हुकूमत में होते हैं ना, हमें या पीपल्स पार्टी या जब हुकूमत में होते हैं, मैं आपको बताता हूँ वक्त गुजरता है सब चीजें सबज नजर आती हैं, पता उसमें चलता है जब चीज कारपेट नीचे से खींचा जाता है फिर पता चलता है, फिर सारा रोशन हो जाती है, चीजें सारी सामने आ जाती है। 35 साल का हमारा तजर्बा है। ये तो आज किया मैंने पैदावार ने आज की पैदावार है ये, एक पूछे तो सही एक आगा पीछे है क्या सबका, राइट। जरा प्राइम मिनिस्टर का वो हमारा बाप ये था जी, हमारा दादा ये था, इतना जिम्मेदार था या इंडस्ट्रियलिस्ट था या कुछ। तो मियाँ साहब का आप बात करते हैं,
वो छोड़े, वो मियां साहब का तो बाप कम से कम, बट जो सर वो तो उसने अंपायर खड़ी की थी, इंडस्ट्रियल अंपायर। ये तो पर वो जो कंफर्ट की बात करते हैं ना आप, वो कहते हैं कि वो इसलिए कंफर्टेबल हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे दौर के ये केसेस नहीं बनाए हुए। ये जो खुद अभी अब्बासी साहब भी बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि ये सब केसेस खुद एक दूसरे पे इन्होंने बनाए हुए हैं, अब तो नैब सिर्फ एक्शन कर रही है। अब आपका जो ऑपोजिशन का केस है वो ये है कि मेरिट पे हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, इक्वल हो सबके साथ, कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये आपकी वैलिड बात है। इसके ऊपर नैब के लिए दोनों ने साथ बैठना था, आप लोग बैठ के आगे इस पर काम नहीं चला सके। जरा सुनवाते हैं प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। सारी नैब इनके दौर पे बनी हुई है। नैब चेयरमैन ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने मिलके उसको सिलेक्ट किया। 95% केसेस जो है नैब के अंदर वो इनके दौर में है। तो अगर मैं नैब से कर रहा हूं, क्या अभी जो उस्मान बुज़दार को रिडिकुलस केस है, अपने मैं चीफ मिनिस्टर को अंडरमाइन करवाऊंगा, ये बड़े मेरे रिजर्वेशंस हैं कि जिस तरह उन्होंने उसको बुलाया उस्मान बुज़दार एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को, तो क्या ये मैं सारा खुद करवा रहा हूं? इसके अंदर क्या सेंस है कि मैं बैठ के अपने लोगों को जेल में पकड़ा रहा हूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? सर ये अपनी बारी में प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये मुझे रिडिकुलस ये है। बताएं कि जी, खुसरो मुख्तार का केस मुल्तान से लाहौर जो लेके ट्रांसफर किया इन्होंने। अब चलो, जरा मैं इसका जवाब मुझे देता मौका हूं। दें। हाँ, वो देखिए मगर- राना तनवीर साहब ने जो बातें की, उन्होंने पता नहीं मालम जबा का केस गिनवाया, खुसरो मुख्तार का केस बनाया, जुल्फी बुखारी के केस, ये सारे हवाई इन्होंने अपने पास ही केसेस बनाए हुए। चलें लेट्स यू मान लेते। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है ना यार, अगर इन पे कोई इल्जाम है तो इनको इस प्रोसेस से गुजरने दें। नैब चेयरमैन इज ऑन अब रिकॉर्ड, उन्होंने कहा दूसरी कि बात- कहीं हुकूमतें गिर ना जाएं इस वजह से जो है सुने, वो सुने। दूसरी बात इन्होंने ये जो बात की, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि जी उस्मान बुज़दार साहब को इसलिए बुलाया है कि ये कोई बैलेंसिंग एक्ट है और इमरान खान साहब खुद करवा रहे हैं। वो इस बात का जवाब दे रहे थे कि मैं अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बट केस को उन्होंने रिडिकुलस कहा है। उन्होंने कहा ये रिडिकुलस है, वो मैं अपना उन्होंने ये चीफ मिनिस्टर कहा वहां पर भेजूंगा। कि एक जो एक्साइज ऑफिसर का जो ड्यूटी है, उसकी जो जिम्मेदारी है किसी को लाइसेंस देना या ना देना, ना चीफ मिनिस्टर उसमें साइन है, ना उसमें डायरेक्ट उसका कोई रोल है, जो एक लोअर रैंक के ऑफिसर की बात है उस पर उनको बुलाना। लेकिन एक फर्क है, जब उस्मान बुज़दार चीफ एग्जीक्यूटिव पेश होते हैं तो वो उनके सामने सरेंडर करते हैं, और एक बादशाह सलामत की बेटी पेश होती है, वो इधर पथराव उधर, यानी उनकी डमीनर, उनकी तकब्बर, उनकी बातें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, यानी आपको फर्क नजर आता है कि इवन दो कि एक एग्जिस्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ 60% उसका रवैया, और एक ऐसी खातून जिसके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, उनका रवैया, ये फर्क है कि वो लोग इदारों का कितना एहतराम करते हैं। ऑपोजिशन आपको खुद देगी। जरा ये शॉट दोबारा सुनवाइएगा। सारी नैब इनके दौर पे बनी हुई है। नैब चेयरमैन ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने मिलके उसको सिलेक्ट किया। 95% केसेस जो है नैब के अंदर वो इनके दौर में है। तो अगर मैं नैब से कर रहा हूं, क्या अभी जो उस्मान बुज़दार को रिडिकुलस केस है, अपने मैं चीफ मिनिस्टर को अंडरमाइन करवाऊंगा, ये बड़े मेरे रिजर्वेशंस हैं कि जिस तरह उन्होंने उसको बुलाया उस्मान बुज़दार एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को, तो क्या ये मैं सारा खुद करवा रहा हूं? इसके अंदर क्या सेंस है कि मैं बैठ के अपने लोगों को जेल में, उनका ये रिडिकुलस है और मैं अंडरमाइन करवाऊंगा अपने चीफ मिनिस्टर को। देखिए ना, इसका सवाल एक आर्गुमेंट आप लोगों का हमेशा ये होता है कि अदालतें हैं, लोग जाकर फेस करें, नैब है, नैब के अंदर अपने आप को क्लियर करा लें। सवाल सुने, सवाल और प्रोग्राम के शुरू में आपने भी ये कहा कि जाके अपने आप को क्लियर करा लें, हमारे साथ होती है तो हो जाए, कोई बात नहीं है। सवाल ये था कि ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे केस बनते हैं, नैब न्याजी गठजोड़ है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने अंडरमाइन का, यानी बैलेंसिंग एक्ट है, तो वो कह रहे हैं मैं अपने चीफ मिनिस्टर को खुद अंडरमाइन करूंगा। फिर उन्होंने जो बात, यहां तक तो आपकी बात तस्लीम कर ली ना, लेकिन वो कहते हैं कि जब रिडिकुलस भी कह रहे हैं वो केस को, साथ में ये कह रहे हैं कि मैं अपने चीफ मिनिस्टर को अंडरमाइन करूंगा। नहीं, अंडरमाइन करने का मतलब ये कि वो ये कहा यह जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर खुद केस बनवाते हैं। तो जहां तक बात है कि एक वजीर आला को इस 5 करोड़ के जी आपने कोई ठेका दिया है, लाइसेंस जो आपके एक्साइज ऑफिसर ने दिया है, उस पर वो बात करें, आप नैब पे कमेंट करें, लेकिन इसके बावजूद ना हम पथराव करते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव सबमिट कर देता है। जी चौधरी साहब, चौधरी मंजूर साहब। नहीं देखे ना, उन्होंने आगे कहा कि मैं एक अपने चीफ मिनिस्टर को अंडरमाइन करवाऊंगा, जिस तरह से उन्होंने बुलाया है, जिस तरह से जो कुछ किया है, ये कैसे, कितनी तजलील वाली बात है। यानी अगर बुज़दार जैसा चीफ मिनिस्टर पेश हो तो वो अंडरमाइन भी होगा, वो बड़ी रिडिकुलस बात भी है, सब कुछ है। और एक कॉम्पिटेंट आदमी मुराद अली शाह जैसा 5 बार नैब के सामने पेश हो चुका हो,
5 बार उन्हीं सवालों का 5 बार 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 जवाब दे चुका हो, तो वो ना अंडरमाइन होता है, ना वो रिडिकुलस है, ना उसकी तजलील है, ना एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की चीफ एग्जीक्यूटिव की तजलील है, सिर्फ इनकी तजलील है, उस्मान बुज़दार की है, क्योंकि उस्मान बुज़दार जो है वो बहुत कॉम्पिटेंट है और उसके जाने से तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, देखिए हम इनको बार बार कहते हैं कि नैब में मुझे कोई एतराज नहीं, अब अगर आपका साबका चीफ मिनिस्टर केपीके का, मौजूदा चीफ मिनिस्टर केपीके का, आपके आधे वज़रा सारे केसेस पड़े, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपका वो बाबर बैठा हुआ है जो तेल की कीमतें एडजस्ट करता है, वो बिजली में एक बंदा ले आए हैं, रजाक दाऊद बैठा हुआ है, चीनी वाला केस है, अगर बुलाना था नैब ने तो चीनी में बुलाते, नैब ने क्यों नहीं बुलाया? नहीं बुलाया, 6 महीने हो गए, बाकियों को गिरफ्तार करके फिर पूछते हैं, 90 दिन के बाद पूछते हैं कि क्या, अच्छा बताएं, आखिरी दिन 2 दिनों में पूछते हैं कि बताएं क्या करना है, और इनको वो प्यार मोहब्बत से बुला रहे। ये हम इनको कहते हैं। मेरा एतराज सिर्फ इतना है कि एक उसूल जो आपने मेरे लिए बनाया वो अपने लिए बना दें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान कहते थे पहले मेरे से शुरू होगी, अब दवाइयों का स्कैंडल है, उस पर क्या किया है, चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, ये मुराद सईद का स्कैंडल है, हज मिनिस्ट्री में स्कैंडल आ गया है, जिस मिनिस्ट्री को उठाओ उसमें स्कैंडल मौजूद, जिस मिनिस्ट्री को उठाओ उसमें स्कैंडल मौजूद। और शेख रशीद साहब जो रोज यहाँ पे बैठकर तकरीरें करते हैं, 100 से ज्यादा 110 के करीब एक्सीडेंट हो गए और सैकड़ों लोग मर चुके हैं, हजारों जख्मी हुए हैं। और दूसरी बात जो खसारा था 27 अरब का था, अब 58 अरब पे चला गया, कोई पूछने वाला नहीं। पीआईए को देखें आप, स्टील मिल पे अभी एक ब्रिगेडियर साहब को भेजा, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको स्टील मिल का हेड बना दिया है, कहते थे 200 हमारे पास हिटमैन है, हम बताएंगे कैसे करें। तो ये सारा एक तमाशा हो रहा है वहां पे, हर जगह पे एक तमाशा कर रहे हैं। 2 साल के अंदर ही आदिल अब्बासी साहब 2 साल ही होते हैं बंदे को करने के, जो कुछ होना होता है वो पहले 2 साल में हो जाता है। भुट्टो साहब को देखें, उनकी लेबर पॉलिसी, किसान पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म्स, जो कुछ उन्होंने किया, लेबर रिफॉर्म्स, जो कुछ भी किया, सारे का सारा स्टूडेंट्स के लिए रिफॉर्म्स की, एजुकेशन, हेल्थ, जो कुछ भी किया वो पहले 2 साल के अंदर ही किया। ये बताएं तो सिर्फ 2 साल में किया क्या है? रोज आप महंगाई कर रहे हैं। एक बात तो तय होगी सर, अगर 2 साल गरीबों को, एक बात तो तय होगी कि इन्होंने अपनी पिछले 2 अदवार का जिक्र नहीं किया, कम से कम ये मान गए कि जरदारी साहब के दौर में, यूसुफ रजा गिलानी के दौर में, परवेज अशरफ के दौर में कुछ नहीं हुआ, वो भी मैं कंपेयर कर रहे हैं भुट्टो साहब के दौर से। पहली तो बात एक इखलाकी फतह मुझे होगी कि इनको पता है कि हमने पिछले 5 सालों में, अब तो साहब बात तो करने देना, आप बात करते हैं मैं सुनता हूँ, मेरी में आप शुरू हो जाते हैं बोलना। आपने भुट्टो साहब की बात की, चले शुक्र है आपने ना मोहतरमा का जिक्र किया उनके दौर का, ना यूसुफ रजा गिलानी का, ना परवेज अशरफ का। आप अब्बासी साहब को बात करने दें, क्योंकि फिर दोनों की आवाज समझ कुछ नहीं आ रहा, इनको जवाब देने दें। तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा कंपैरिजन चले कम से कम भुट्टो साहब के दौर से किया, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अकलमंदी से ना मोहतरमा के दौर का, जरदारी साहब के दौर का, परवेज अशरफ के दौर का और यूसुफ रजा के दौर का बात नहीं की, तो ये ठीक है। अब आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब करता हूं। ये कह रहे हैं कि उसको पकड़ें, मैं इनको कह रहा हूं आपकी बात ही गैर कानूनी है। कानून पीपल्स पार्टी नून का और मुशर्रफ का बना हुआ ये कहता है कि करप्शन का कोई केस है, नैब जिसको पीपल्स पार्टी और नून ने लगाया चेयरमैन का इख्तियार है, वो जब मुनासिब समझे हमारे किसी बंदे को पकड़े, उसने मुनासिब समझा, बेहतर लगे उन्हें, मुनासिब समझा, अलीम खान को पकड़ा, मुनासिब समझा, सप्तान को पकड़ा, मुनासिब नहीं समझा किसी और को नहीं पकड़ा। अगर सब इख्तियार नैब के पास है तो आपसे एनआरओ किस चीज का मांग रहे हैं? वो कानून बदलना चाहते हैं, 34 पॉइंट हमें लिख के दिए, ये तो बड़ी हैरत वाली बात है। पार्लियामेंट में हमने पेश वो वर्बल कहते हैं, लिख के वो लिख के दिए, लिख के नैब के बारे में आपको कुछ नहीं दिया। कल के प्रोग्राम में अभी वो लिख के देता हूं, तो वो कहते हैं वर्बल का लिख के दिए, मीटिंग्स में कहा, शाह महमूद साहब के हवाले किए हैं। उसमें क्या लिखा है नैब के बारे में? क्या लिखा है कि 5 साल का पुराना केस नैब ना पकड़े, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ जो करप्शन की वो खत्म हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग को नैब के परव्यू से निकाल दें, 1 अरब की करप्शन हम करें तो नैब उसको ना पकड़े। ये सारी वो बातें जो एनआरओ है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्लियामेंट में लहरा के पेश किया, उधर कोई जवाब नहीं था, अब ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम डिस्कशन करेंगे।
तो ऐसा आपको क्लियर, वक्त जरा कम है, फिर मैंने राना साहब की तरफ जाना है। नहीं, मैं सिर्फ अब्बासी साहब को चूंकि नए आए हैं, 18वीं तरमीम पहले 2 साल के अंदर, NFC अवार्ड पहले 2 साल के अंदर, तनख्वाहों में इजाफा 75% पहले 2 साल के अंदर, पेंशन में इजाफा पहले 2 साल, आगाज हुकूक बलूचिस्तान पहले 2 साल के अंदर, दहशत गर्दी का सवात को खाली करवाना जहां से पाकिस्तान का झंडा उतर गया था, बाजौर सवात वजीरस्तान पहले 2 साल के अंदर, इंटरनल ऑर्डर जो गिलगित बल्तिस्तान का पहले 2 साल के अंदर, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पहले 2 साल के अंदर, पहले 2 साल के अंदर 2008 की। तो सर ये जब नून लीग हुकूमत में आई थी, चौधरी साहब जब हुकूमत में आई थी नून लीग, तो ये क्यों कह रही थी कि पीपल्स पार्टी तबाह करके चली गई, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क का? और हम मियां साहब तो इज ऑन रिकॉर्ड, पहली अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने हम सबको कहा, उन्होंने कहा हमें तो अंदाजा ही नहीं था इतना तबाह करके चली गई है पीपल्स पार्टी मुल्क को। वो तो खैर हर हुकूमत कहती है, कौन सी हुकूमत नहीं कहती। अच्छा ठीक है, सवाल ये है कि हम फूड बास्केट, फूड सिक्योरिटी देकर गए थे, सही हम यहाँ पे वो सारी चीजें देकर गए थे, सवाए एक बिजली के, वो भी इफ्तिखार चौधरी ने नहीं करने दिया। बाकी हर चीज जो मुशर्रफ दौर में तबाह थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करके गए। ओके जी, राणा साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो 2 साल वाली बात करते हैं, पहले तो आपको याद होगा 85 से ऑनवर्ड 2 साल ही हुकूमतें मिली हैं, और हमने जब भी हमें नहीं तो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हम लाए पहले साल में, ना कि बल्कि 6 महीने में। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट आपको पता है बहुत मशहूर, जिससे सारी चेंज हुई, उसकी शक्ल चेंज होगी इकोनॉमी की, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट। सर क्विकली अगर 1 मिनट रह गया बस मेरे पास जी। और मेरा कहने का मतलब कि लाते हैं रिफॉर्म्स बड़े लाए हैं, इनको तो पता ही नहीं रिफॉर्म होती क्या है। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, मैं जरा ये कंप्लीट कर ले फिर आऊंगा, क्योंकि दोनों की बात समझ नहीं आएगी जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये 2 साल पहले जो असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती थी, जब 5 साल मिले हैं, उसमें किया, जब हम इस 5 साल में दिया है, हमने तो स्टॉक एक्सचेंज 53,000 पे ले गए, हमने रिजर्व तो 22 अरब पे ले गए, हम अब GDP 5.68 पे ले गए, हमारे आपके जितने इन्फ्लेशन 4 पे ले आए, 4% पे। अभी इन्होंने आके तो बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, कि कोई उसकी डायरेक्शन नहीं है। ऑल राइट, ठीक, कोई पता लास्ट नहीं मिनट। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट वो है जो सारी मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद है, जहां से इन खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग शुरू की। हमने क्या किया, KPK में सारी पूरी आबादी को 10 लाख रुपए फी खानदान इलाज मुआवजा मुफ्त कर दिया। पाकिस्तान में करंट अकाउंट का खजाना जो 20 अरब डॉलर का था उसको ठीक कर दिया। पाकिस्तान के सारे इदारों को रिफॉर्म पे लगा दिया। आज आपकी स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट में। थैंक यू वेरी मच सदाकत अली अफरा, चौधरी मंजूर साहब, तारीफें कर रहे हैं, राना तनवीर साहब, तमाम हाजरीन का शुक्रिया। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।